हाय फ्रेंड्स, आई एम मुदम्मिल हया स्टैंडर्ड 8 वेलकम बैक टू माय चैनल साइडिया। पहले आज की इस वीडियो में हम लोग बॉम्ब एक्सप्लोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वाला जो टॉपिक है ये भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आता है। ये भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एक पार्ट है ना। तो मैंने आप लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑलरेडी पढ़ा रखा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पूरे सेंटर ऑफ मास प्लेस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं, है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो है बॉम्ब एक्सप्लोजन, मतलब बॉम्ब का फटना, है ना। बॉम्ब का फटना, बॉम्ब एक्सप्लोजन। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें एक बॉम्ब दिया हुआ है जो कि इनिशियली कहाँ पर है, रेस्ट में। ये बॉम्ब इनिशियली रेस्ट पर है। इस बॉम्ब का टोटल मास कितना है? ये बॉम्ब इनिशियली रेस्ट पे है। इस बॉम्ब का टोटल मास है 2 kg, है ना। इस बॉम्ब का टोटल मास कितना है? 2 kg है। इनिशियली ये रेस्ट पे है। ये बॉम्ब अर्थ में है, मतलब पृथ्वी में है। ये इनिशियली रेस्ट पे है ना। ये इनिशियली रेस्ट पे। अब क्या होता है कि इस बॉम्ब में, है ना, एक्सप्लोजन अगर होता है, ये बॉम्ब एक्सप्लोड कर जाता है। और देखिए जो एक्सप्लोजन जो होता है वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं हुआ, है ना। एक्सप्लोजन होता है इंटरनल फोर्सेस की वजह से। कुछ इंटरनल स्ट्रेस पैदा हुआ होगा, है ना। कुछ इंटरनल स्ट्रेस पैदा हुआ होगा, इंटरनल स्ट्रेस पैदा हुआ, है ना। कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, है ना, एक्सप्लोजन नहीं हुआ है ना। तो एक्सप्लोजन जो हुआ है बेसिकली वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से, जो इंटरनली है ना। तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है एक्सप्लोजन के लिए। इतना आप लोग समझ चुके होंगे। तो जब एक्सप्लोजन हो जाता है तो मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसकी वेलोसिटी कितनी है? 100 मीटर पर सेकेंड। तो अब एक्सप्लोजन हो जाता है। अब ये जो एक्सप्लोजन होने का टाइम कितना होगा, है ना। एक्सप्लोजन जब होगा तो टाइम बहुत ही कम होगा। जब बम फटेगा तो कितने कम टाइम में, मतलब कि 0.1 सेकेंड मान लीजिए, मतलब 1 सेकेंड के अंदर में एक बम फट जाता है। अब फटता है तो बहुत ही तेज स्पीड से उसका पार्टिकल सब मूव करता है ना। आप लोग देखेंगे जब भी अगर बम इतनी तेज, मतलब कि जब बम फटेगा तो बहुत ही तेज रफ्तार में उसका पार्टिकल मूव करेगा, है ना। तो ये बम फटता है। अब फटता कितने में, मतलब कि 0.1 सेकेंड में वो फट जाता है। लगभग मान लीजिए 0.1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वो बम फट जाता है और उसका पार्टिकल बहुत ही बेहतरीन स्पीड पकड़ लेता है ना। तो इतना तो हमें पता है बम फट जाता है। तो मान लीजिए कितने टाइम में फटा, 0.1 सेकेंड में फट जाता है। ये बम कितने टाइम में फटता है? 0.1 सेकेंड में फट जाता है। और इसके पार्टिकल की वेलोसिटी एक दो टुकड़े में, है ना, ये 2 टुकड़ों में, है ना, ये 2 इक्वल पार्ट्स में फट जाता है यहाँ पे। तो इक्वल पार्ट, यहाँ पे इसका मास 1 kg, यहाँ पर भी इसका मास 1 kg। तो 1 kg और 1 kg पार्ट में ये स्प्लिट हो जाता है, ये फट जाता है और बहुत ही तेज रफ्तार में फटता है। और इसके पार्टिकल की वेलोसिटी बड़ी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। और ये जो फटा है वो इंटरनल स्ट्रेसेस की वजह से फटा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये नहीं फटा है। और ये 0.1 सेकेंड है, 0.1 सेकेंड में ये फटा है। तो जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो क्या, और ये सिस्टम है ना, कोई जब इस सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो क्या मोमेंटम कंजर्व होगा? हाँ, मोमेंटम इस सिस्टम में बिल्कुल कंजर्व होगा। मोमेंटम विल बी कंजर्व ना, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम क्या है? कंजर्व्ड है। तो मोमेंटम तो कंजर्व्ड है, किस डायरेक्शन में, है ना। मतलब कि क्या ऑल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व्ड है ना, या फिर सिर्फ एक ही डायरेक्शन? तो यहाँ पे जो मोमेंटम कंजर्व है वो एक्स डायरेक्शन में कंजर्व है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, है ना। एक्स डायरेक्शन में ये बम फटेगा, एक्स डायरेक्शन, है ना, ये मूव करेगा, ये वाई डायरेक्शन में मूव करेगा, एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। मगर इसमें जो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। मगर हम लोग ये नहीं कह सकते कि वाई डायरेक्शन में अभी मोमेंटम कंजर्व है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में अभी भी जी लग रहा है। क्या लग रहा है? एम जी लग रहा है। मतलब ये जी वाला फोर्स तो अभी भी अपना लगा है ना। ये जो जी है ये अपना फोर्स अभी भी लगा रहा है। ये जमीन जो है ना, ये अर्थ में, मैंने कह दिया था कि ये बॉम्ब क्या है, अर्थ में। तो अर्थ तो ये जी वाला फोर्स अभी भी लगाएगा इस बॉम्ब पर। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हम एक बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व हो चुका है। हमें इतना पता है ना। और ये जो बम फटा है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से फटा है ना। और इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा भी नहीं है, इसलिए इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा भी नहीं है ना, इधर से कहीं से भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। इसलिए हम लोग है ना, कहीं से जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो इस डायरेक्शन में आराम से मोमेंटम कंजर्व कर दिए। ये बम फटा इंटरनल स्ट्रेस की वजह से। मगर वाई डायरेक्शन में मैं इसलिए नहीं मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूँ कि ये बम तो इंटरनल स्ट्रेस की वजह से फटा, वो तो मैं मानता हूँ। मगर नीचे से ये जी तो लग रहा है ना एक्स्ट्रा, ये जी लग रहा है वाई डायरेक्शन में। अगर ये जी नहीं लगे तो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, क्योंकि ये बम जो फटा है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के फटा है। जब बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के कोई भी चीज़ होता है तो मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। जब मोमेंटम कंजर्व हो जाता है तो, है ना, वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व हो जाता है तो हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, है ना।
तो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के फटा है तो आराम से कंजर्व कर सकते हैं, मगर नीचे ये जी बीच में टांग लगा रहा है, तो वाई डायरेक्शन में हम लोग नहीं कह सकते कि अभी भी मोमेंटम कंजर्व है। तो चलिए है ना, इसका और भी अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये बम फट गया है ना 0.1 सेकेंड में। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक्सेलेरेशन निकालता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि ये टाइम बहुत कम लेगा फटने में और दूर तक बहुत ज़्यादा, मतलब कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, है ना, बड़ी ज़बरदस्त स्पीड से आगे बढ़ेगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगा। इसका जो एक्सेलरेशन है वो कई गुना ज़्यादा होगा, इससे इसकी स्पीड है ना बढ़ती जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। अब क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तभी ना, जब भी ये बम फटता है तो आप लोग नोटिस किए होंगे कि उसके जो पार्टिकल्स है ना बहुत ही तेज़ी से है ना मूव करते हैं, सराउंडिंग में बहुत ही तेज़ी से मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एक्सेलरेशन ना बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा उसका एक्शन रहता है ना, उसका एक्सेलरेशन बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो उसकी स्पीड है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ती रहती है ना, बढ़ जाती है। तो अब देख लेते हैं ना, तो चलिए इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। v बराबर यू प्लस ए टी से, है ना, v बराबर यू प्लस ए टी से इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, है ना, v बराबर यू प्लस ए टी से। इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था तो u तो 0 हो जाएगा। v कितना है 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड बराबर ये तो u तो 0 हो गया प्लस 80, और टाइम मैंने कितना लिया 0.1 सेकेंड, लगभग ये 0.1 सेकेंड में फट जाता है ना, इंटू 0.1 सेकेंड। तो a बराबर कितना हो गया 100 बाई 0.1, है ना, 100 बाई 0.1, ये पॉइंट से ये पॉइंट उड़ जाएगा, है ना, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो ये बराबर कितना हो गया 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन कितना आ गया, इसका एक्सेलरेशन बहुत ही ज़्यादा मैसिव है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका एक्सेलरेशन कितना है 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है। इसका एक्सेलरेशन बहुत ही ज़्यादा मैसिव हो गया इस पॉइंट ऑफ टाइम में, है ना। एक्सेलरेशन कितना हो गया 1000 मीटर पर सेकेंड। अब आप मुझे बताइए कि ये जो 1000 मीटर पर सेकेंड है, ये जो जी से है ना बड़ा है कि छोटा है, ये जी से ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा बड़ा है। जी की वैल्यू क्या होती है ऑलमोस्ट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के मुकाबले में बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ये 10 मीटर पर, जब ये बम फटेगा तो इसका पार्टिकल इतनी तेज़ी से इधर उधर मूव करेगा, इतना तेज़ी से इसका पार्टिकल मूव करेगा, इतना तेज़ी से इस पर एक्सेलरेशन लगेगा, इस पर इतना ज़्यादा एक्सेलरेशन लगेगा, 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगेगा। तो क्या ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की कोई अहमियत रहेगी? नहीं, उस वक्त उस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की कोई अहमियत नहीं रहेगी। वो सिस्टम पे अपना कुछ ज़्यादा है ना इसका प्रभाव नहीं रहेगा, है ना, इसका इफेक्ट सिस्टम पे ज़्यादा नहीं रहेगा। जब इसका पार्टिकल 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा तो क्या ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस है? नहीं, इधर उधर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि पहली 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये पार्टिकल बहुत ही तेज़ी से मूव कर रहा होगा, है ना। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि जी है, इस जी को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जी उस वक्त है ना सिस्टम पे ज़्यादा अपना इफेक्ट ही नहीं बना पा रहा होगा। ये सिस्टम पे ज़्यादा अपना इफेक्ट बना ही नहीं पा रहा होगा, इसका ज़्यादा इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा होगा सिस्टम पे, उस वक्त जी का प्रभाव ज़्यादा नहीं हुआ होगा, है ना। उस जी का प्रभाव को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। जो जी का जो इफेक्ट है, जब 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसका पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो तब जो जी का इफेक्ट है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जी है वो सिस्टम पे ज़्यादा जो एक्ट कर रहा होगा, उसका सिस्टम पे जो अपना फोर्स लगा रहा होगा वो ज़्यादा नहीं होगा, है ना। वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल रहा होगा सिस्टम को, एकदम नेग्लिजिबल इफेक्ट डाल रहा होगा सिस्टम पे उसका प्रभाव ज़्यादा हम लोग ज़्यादा, और सिस्टम पे उसका बहुत ही ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं होने वाला है, बहुत ही कम उसका इफेक्ट होगा। जिस इफेक्ट को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो उस इफेक्ट को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि इसका जो फोर्स है वो सिस्टम पे कोई भी ज़्यादा प्रभाव या इफेक्ट नहीं डाल रहा होगा। जब हम जी को उस वक्त निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त जी सिस्टम पे ज़्यादा अपना इम्पोर्टेंस नहीं जमा रहा है, तो तब हम लोग वाई डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। क्योंकि जी को तो हमने निगलेक्ट कर दिया, तो मोमेंटम इन दिस सिचुएशन मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन वाई डायरेक्शन। ये जो मोमेंटम है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, है ना, मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन वाई डायरेक्शन। ये सबको नोट करते हुए चलिए, मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन वाई डायरेक्शन। तो इस तरह से हमने वाई डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व कर लिया। लगभग हमने वाई डायरेक्शन में क्या कर लिया, मोमेंटम को कंजर्व कर लिया। एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, मगर लगभग हमने मोमेंटम कंजर्व कर लिया वाई डायरेक्शन में, क्योंकि इस जी का ज़्यादा कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा, तो मोमेंटम तो लगभग वहाँ पे कंजर्व ही होगा, है ना। वहाँ पे लगभग हम लोग मोमेंटम कंजर्व ही कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त इस जी का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं हो रहा होगा।
इस जी को कोई देख भी नहीं रहा होगा, इस जी का उसको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं लग रहा होगा, तो उस वक्त हम लोग वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। एग्जैक्टली नहीं मगर लगभग लगभग तो हो ही जाएगा, है ना, लगभग लगभग है ना, हमारा काम चल जाएगा, हम लोग मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं वाई डायरेक्शन में। इतना आप लोग समझ चुके होंगे। इस जो बॉम्ब एक्सप्लोजन के टॉपिक को अभी तक जो मैंने आप लोगों को जितना ही पढ़ाया उस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे। इस सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए। अब चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे हमें एक बॉम्ब दिया हुआ है ना, यहाँ पे हमें एक, मान लीजिए यहाँ पे हमें एक बॉम्ब दिया हुआ है ना, इस बॉम्ब का टोटल मास कितना है, 3 है ना। अब क्वेश्चन हमसे कहता है कि इस बॉम्ब, ये बॉम्ब है ना एक्सप्लोड कर जाता है। ये जो बॉम्ब है वो इनिशियली, एक और चीज़ में बताया रह गया था, ये बॉम्ब इनिशियली कहाँ पर है, रेस्ट पर है। ये बॉम्ब इनिशियली रेस्ट पर है ना, ये बॉम्ब इनिशियली रेस्ट पर है, इस है ना, इनिशियली ये बॉम्ब कहाँ पर है, रेस्ट पर है। और ये जो बॉम्ब है वो एक्सप्लोड कर जाता है थोड़ी देर बाद, एक्सप्लोड कर जाता है 3 इक्वल पार्ट्स। मतलब 3 इक्वल पार्ट्स मतलब यहाँ पे एक एम मास में, एक एम मास में, तीनों एम मास में एक्सप्लोड कर जाता है ना, और तीनों इक्वल मासेस में एक्सप्लोड कर जाता है, मतलब एम मास में। सिस्टम का टोटल मास है 3 है ना। अब तीनों एम इक्वल मास में एक्सप्लोड कर जाता है, इसका मतलब क्या है कि तीनों एम मास में एक्सप्लोड कर जाता है। एम प्लस एम कितना होता है, 3m, दोनों 3m में, अब कि 3m जो है वो mm में एक्सप्लोड कर जाता है। अब एक्सप्लोड जो करता है उसमें उसमें का जो एक्सप्लोड करता है उसमें का 2 पार्टिकल, मतलब उसमें का जो 2 मास है, दो, उसमें उस बॉम्ब का जो 2 मासेज है ना, इस बॉम्ब का जो 2 मासेज है वो है ना, वो दोनों 10 मीटर पर सेकेंड से है ना एक्सप्लोड कर जाता है ना। ये बॉम्ब है जिसका टोटल मास है 3m, इनिशियली ये रेस्ट पर है, ये बॉम्ब एक्सप्लोड कर जाता है एम मासेज में ये बॉम्ब एक्सप्लोड कर जाता है, 3 इक्वल पार्ट्स में एक्सप्लोड कर जाता है ये बॉम्ब, 3 इक्वल पार्ट्स में ये बॉम्ब एक्सप्लोड कर जाता है। एक बॉम्ब इधर जाता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 10 मीटर पर सेकेंड से, एक बॉम्ब इधर जाता है वाई एक्सिस के अलॉन्ग 10 मीटर पर सेकेंड से। तो अब हमसे क्वेश्चन ये कहता है कि जो तीसरा वाला मास है, ये जो थर्ड पार्ट है, इसका कितना वेलोसिटी होगा, इसका कितना वेलोसिटी होगा, है ना। इसका हमें नेट वेलोसिटी पूछा। ये 10 मीटर पर सेकेंड से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग गया, ये वाई 10 मीटर पर सेकेंड से वाई एक्सिस के अलॉन्ग गया, तो ये कितने मीटर पर सेकेंड से जाएगा, है ना, ये कितने मीटर पर सेकेंड से जाएगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम तो हमारा कंजर्व हो गया। यहाँ पे हमें मोमेंटम ना तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पे वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा, क्योंकि इधर की जो वेलोसिटी निकाली वहाँ से नेट वेलोसिटी पूछी है, ये पार्टिकल कितने वेलोसिटी, तो ये एक्स डायरेक्शन में भी कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा, वाई डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा, इसका नेट वेलोसिटी कुछ इस तरह से होगा, है ना। ये वाई डायरेक्शन में कुछ इस तरह से ही मूव कर सकता है, मान लीजिए वाई डायरेक्शन में कुछ इस तरह से ही मूव कर सकता है, इसकी नेट वेलोसिटी कुछ इस तरह की होगी। मगर हम लोग ऐसे मान लेते चलिए वाई डायरेक्शन में कुछ इस तरह से मूव करता है, आंसर में अगर माइनस आ जाएगा तो ये हम लोग इसकी डायरेक्शन क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे, अगर प्लस आएगा तो ऊपर ही रहने देंगे, है ना। तो मान लेते हैं ये इस तरह इस डायरेक्शन में जाता है वाई, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, या फिर इसको कुछ भी वेलोसिटी नहीं होगी, वो देख लेते, निकाल के देख लेता है, अगर निकल जाएगा तो देख लेंगे, नहीं निकलेगा तो नहीं देख, है ना। तो इसका नेट वेलोसिटी कुछ इस तरह से होगा। तो ये हमें कह रहा है ये कितना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये 10 मीटर पर सेकेंड से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है। तो अब हमें निकालना है मोमेंटम कंजर्व करना है। एक बार मोमेंटम हम लोग एक्स डायरेक्शन में कंजर्व करके एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालेंगे, और एक बार वाई डायरेक्शन में कंजर्व करके वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं। यहाँ पे इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था, तो है ना, पी आई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मोमेंटम कंजर्व है तो पी आई बराबर किसके होता है, पी एफ के। पी आई 0 है तो पी एफ बराबर कितने हो जाएगा, पी एफ भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा इक्वेशन बैठ रहा है पी एफ का, है ना, हमें निकाल देना है वैल्यू और उसको 0 के बराबर कर देना है, इक्वेशन हमारा ऐसे ही बैठ जाएगा, है ना, है ना। तो चलिए एक्स डायरेक्शन में पहले मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं। ये जो पी एफ है सबसे पहले एक्स डायरेक्शन का निकालते हैं ना, पी एफ है सबसे पहले हम लोग इसका एक्स डायरेक्शन का निकालते हैं। एक्स डायरेक्शन में देख लेते क्या होगा, है ना। तो एक्स डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, मास है एम और वेलोसिटी कितना, -10 मीटर पर सेकेंड, -10 प्लस ये कितने से मूव कर रहा है, इसका भी मास एम है,
इसका वेलोसिटी हमें निकालना ही है इस डायरेक्शन में, वी एक्स मतलब वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, प्लस इसका कितना है मास, इसका भी मास सेम है, मगर इसका एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इसको लिख देते हैं m/0, है ना, 10 मीटर पर सेकंड। बराबर कितने को जाएगा, 0 के। तो इधर हमारा हो गया -10m प्लस m/v(x) बराबर 0। तो mvx कितना हो गया, है ना, 10m हो गया। तो vx कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना निकल गया हमारा, वो भी 10 मीटर पर सेकंड निकल गया। अब वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन देख लेते हैं, है ना, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। अब जो मोमेंटम कंजर्व करेंगे, इधर भी इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, 0 होगा। पी आई बराबर किसके होता है, पी एफ के होता है। तो पी एफ बराबर कितना हो जाएगा, 0 के हो जाएगा बस। और इस बार जो हमें पी एफ निकालना है, किसका निकालना है, पी एफ हमें निकालना है वाई डायरेक्शन का, पी एफ निकालना है हमें वाई डायरेक्शन, है ना। वाई डायरेक्शन में क्या पी एफ होगा, तो देखिए इसका मास इंटू इसका वेलोसिटी, इसका वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वाई डायरेक्शन में तो 0 हो जाएगा, है ना, प्लस इसका मास इंटू इसका वेलोसिटी, इसका मास है m, इसका वेलोसिटी कितना है, 10, -10 से नीचे की तरफ है, -10, प्लस इसका मास m इंटू इसका वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी हमें निकालना है m vy बराबर 0, तो हो जाएगा -10m। इसका ही वेलोसिटी 10 ही मीटर पर सेकंड निकलेगा, m vy बराबर 0। तो m मास इंटू वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन बराबर हो जाएगा 10 इंटू m से m कट जाएगा, तो vy कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। ये भी हमारा निकल गया कितना, 10 मीटर पर सेकंड। ये भी 10 मीटर पर सेकंड निकल गया। हमारा वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी निकल गया, एस डायरेक्शन में वेलोसिटी निकल गया। अब नेक्स्ट वेलोसिटी हमारे निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है ना। हम लोग वेक्टोरिकली इसके वेलोसिटी को ऐड कर देंगे, है ना। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टोरिकली इसकी वेलोसिटी को ऐड कर देंगे, तो इसका नेट वेलोसिटी निकल जाएगा, है ना। नेट वेलोसिटी हमें चाहिए, तो ऐड कैसे किया जाता है वेक्टोरिकली, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, इधर हो जाएगा √vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस 2vx इंटू vy cos थीटा। तो चलिए निकालते हैं ना। एंगल कितना बन रहा है इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री बनना है, तो 2vx इंटू vy cos थीटा कितना आ जाएगा, 2vx इंटू vy cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री कितना था, 0 था, तो वो 0 हो जाएगा। तो अंदर बचेगा √vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। अब आप लोग इसे खुद से ही कर सकते हैं, मुझे करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं कर देता हूँ। तो vx कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस और vy भी 10 का स्क्वायर, है ना। ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 का स्क्वायर, है ना, 100 प्लस 100 200 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 2, है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, √10 इंटू √2। 100 हो जाएगा 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हो जाएगा 10 √2 हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। इतना हमारा आ गया। इसका कितना आ गया, नेट वेलोसिटी 10 √2 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसका नेट वेलोसिटी हमारा निकला 10 √2 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए मैं आपसे एक और चीज़ कहता हूँ, है ना। ये जो एंगल है ना, ये तो इसका नेट वेलोसिटी हो गया 2 मीटर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो एंगल है, ये मान लीजिए थीटा है, ये थीटा की वैल्यू निकाल के दिखा दीजिए, जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग बन रहा है थीटा, ये थीटा की वैल्यू निकाल के दिखा दीजिए। तो थीटा की वैल्यू निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है, हमें पता है tan थीटा बराबर कितना था, परपेंडिकुलर बटा बेस, tan थीटा परपेंडिकुलर कितना 10 मीटर पर सेकंड, बेस भी है 10 मीटर पर सेकंड, 10 से 10 कट गया, बराबर बचा 1। तो tan थीटा बराबर हो गया 1 के। तो tan थीटा बराबर हो गया tan 45 डिग्री के, tan 45 डिग्री के। तो थीटा बराबर हो गया 45 डिग्री। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो चलिए अब कुछ और अलग तरीके के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग ये समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। जब भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन है तो ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि आसानी होता है, आप लोग को सिर्फ अटेम्प्ट कर देना, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमें एक पार्टिकल दिया हुआ है ना। यहाँ पे हमें एक पार्टिकल दिया हुआ है ना। लेट से कि इसको v0 स्पीड दे दिया जाता है। ये पार्टिकल क्या करता है, प्रोजेक्टाइल करता है ना। प्रोजेक्टाइल ये पार्टिकल करता है, ये पार्टिकल क्या करता है, प्रोजेक्टाइल करता है ना। मान लीजिए इसका मास 2m है। अब क्या होता है, जब ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, मतलब हाईएस्ट पॉइंट इसका कहीं यहाँ पर होगा, है ना। हाईएस्ट पॉइंट पे सही तरीके से जाता रहता है ना। हाईएस्ट पॉइंट पे सही तरीके से जाता रहता है। अब क्या होता है, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, हाँ इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। एक्सटर्नल फोर्स कितना है, जी, है ना, mg लग रहा है। फोर्स कितना लग रहा है इसको, mg लग रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इसमें।
ये शांति से जा रहा है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे जाके गिरता है, यहाँ पे गिरता है। यहाँ पर जाके ये बॉल गिरता है तो इसका सेंटर ऑफ मास जाके कहाँ पे गिरता है, इधर ही गिरता है ना। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे गिरता है ना। इतना समझ गए कि ये एक नॉर्मल सा सिनेरियो है, एक नॉर्मल सा केस है। एक पार्टिकुलर वी नॉट स्पीड दे दिया गया, उसका मास 2m है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे गिरेगा। इतना हमें पता चल गया इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे गिरेगा। मगर अब यहाँ पे कोई दिक्कत आ जाती है। दिक्कत ये है कि ये पार्टिकल एक्सप्लोड कर जाता है, मतलब ये पार्टिकल फट जाता है। अब ये पार्टिकल एक्सप्लोड कर जाता है, दो इक्वल मासेस में, मान लीजिए m और m मासेस में एक्सप्लोड कर जाता है। अब क्या होता है, जब ये पार्टिकल एक्सप्लोड कर जाता है तो ये जो पार्टिकल, ये जो m मास है ना, ये m, तो इन दोनों की स्पीड बदल चुकी होगी, इन दोनों का स्पीड बदल चुका होगा, है ना। दोनों का अपना अपना एक स्पीड होगा, है ना। इन दोनों का स्पीड एकदम सडनली से बदल जाएगा। तो मान लीजिए ये m पार्टिकल किधर चला जाता है, इस m पार्टिकल की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो m पार्टिकल इधर जाके फेंका जाता है और ये मास से कहीं में फेंका जाता है ना। ये m पार्टिकल इधर जाके फेंका जाता है और लेट्स से कि ये मास से कहाँ जाके फेंका जाता है, इधर ही, मतलब कि इधर ही से स्लो डाउन हो जाता है, इधर ही से खत्म हो जाता है, इधर ही से यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे गिर जाता है। इधर एम मास का देखते हैं, दोनों पार्टिकल का अपना अलग अलग वेलोसिटी से दोनों पार्टिकल पकड़ लेता है। ये जो पार्टिकल की वेलोसिटी एम मास से डायरेक्टली नीचे चला जाता है, ये एम पार्टिकल की वेलोसिटी है ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो ये वाला पार्टिकल लेट से इधर चला जाता है किसी टाइम टी पर, ये चला गया, है ना। तो दोनों का जो, तो अब जो ये प्रोजेक्टाइल है ये बदल चुका है, दोनों अपने अलग अलग वेलोसिटी से जा रहा है। अभी तो ये बॉल सिर्फ अपना खुद का एक वेलोसिटी से जा रहा था, ये बॉल का निश्चित है यहाँ पे गिरना, ये यहाँ पे नहीं गिरा। अब ये बॉल टुकड़ों में बढ़ गया और ये कहीं और ही जाके गिरा, और ये जो एम मास का पार्टिकल ये इधर गिरा। तो अब इस पॉइंट पे, है ना, जब दोनों पार्टिकल अलग अलग पॉइंट पे आके गिरे, है ना, अब कहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब भी इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर होगा। और आप ये पूछिएगा कि अभी इसका सेंटर ऑफ मास क्यों यहीं पर होगा, ये दोनों पार्टिकल तो दो दो मासेस में स्प्लिट कर गया, एक पार्टिकल यहाँ जाके गिरा, एक पार्टिकल लेट से यहाँ पे जाके गिरा। ये पार्टिकल का ज़्यादा वेलोसिटी हो गया था, तो इसलिए यहाँ पे गिरना था, उससे ज़्यादा दूर जाके गिर गया, इसका प्रोजेक्टाइल ज़्यादा, है ना, दूर जाके चला गया, है ना। तो अभी भी सेंटर ऑफ मास यहीं पर होगा जहाँ पर वो ओरिजिनल, इसका जो ओरिजिनल पैराबोलिक पाथ था, इसका जो ओरिजिनल पैराबोलिक पाथ था, अभी भी उसका, जहाँ पे ये ओरिजिनल पैराबोला पे जाके जो इसका सेंटर ऑफ मास होता, वहीं पर, है ना, वही सेंटर ऑफ मास उसका यहाँ पर भी होगा अगर ये एक्सप्लोड कर जाता है। अब क्यों यहाँ पर होगा, क्योंकि देखिए पहले इस पे क्या फोर्स लग रहा था, पहले इस पे एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा था, एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा था, mg लग रहा था। अब भी इस पे एक्सटर्नल फोर्स क्या लगेगा, mg लगेगा। ये तो नहीं ना कि बॉम्ब फट गया तो एक्सटर्नल फोर्स खत्म नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि अगर बॉम्ब फट गया तो एक्सटर्नल फोर्स तो लगेगा, है ना। एक्सटर्नल फोर्स अभी भी इस पे क्या लग रहा है, mg लग रहा है। अभी भी इन पार्टिकल्स पे एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, ये जो m मास का पार्टिकल ऐसे से जा रहा है, अभी भी इस पे फोर्स क्या लग रहा है, mg लग रहा है। इस पे भी फोर्स क्या लग रहा है, mg लग रहा है। इन सब पे फोर्स mg लग रहा है, पहले भी फोर्स mg लग रहा था, इसलिए इसका मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगा। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं कि अगर किसी भी सिस्टम पे अगर उसका एक्सटर्नल फोर्स सेम है, किसी भी सिस्टम पे अगर उसका एक्सटर्नल फोर्स सेम है ना, मान लीजिए इस ओरिजिनल पैराबोलिक पाथ पे जब ये बॉल जा रहा था, इसका एक्सटर्नल फोर्स उधर भी सेम था और एक्सप्लोजन के बाद भी अगर एक्सटर्नल फोर्स उतना ही है, तो मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास कभी नहीं बदलेगा, मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहेगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर होगा। देखिए अगर एक्सटर्नल फोर्स, ए सेंटर ऑफ मास कितना होता है ना, एफ नेट बाई एम जी, एफ नेट बाई एम टोटल मास, है ना। इधर क्या है, इधर भी इसका भी एक्सटर्नल फोर्स सेम है, इसका भी एक्सटर्नल फोर्स सेम है ना। क्या क्या होता है, ए सेंटर ऑफ मास, है ना, एफ एक्सटर्नल फोर्स, है ना, एक्सटर्नल फोर्स बाय मास, है ना। तो देखिए पहले भी फोर्स वही लग रहा था, अब भी फोर्स वही लग रहा था, तो अब भी सेंटर ऑफ मास वही होगा। इससे हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं कि मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास हमेशा आइडेंटिकल रहता है, चाहे ये ओरिजिनल पैराबोलिक पाथ पे, है ना, चाहे ये जो बॉल है ये दो पार्ट्स में स्प्लिट कर गया, फिर भी इसका मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास सेम रहेगा, इसका ए सेंटर ऑफ मास फिर भी सेम रहेगा, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास फिर भी सेम रहेगा। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, जहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास पहले था, जहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल पैराबोलिक पाथ पर था, जहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल पैराबोलिक पाथ पर था, वही सेंटर ऑफ मास इस पाथ में भी होगा। जब ये बॉल एक्सप्लोड कर जाएगा तब भी इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा, क्योंकि फोर्स इस पे सेम लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स इस पे सेम लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स सेम है, तो इसके मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास पे
मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास पे, मोशन ऑफ द COM पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास अभी यहीं पे गिरेगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास का जो पाथ होगा, जो पाथ इसने ओरिजिनल पैराबोलिक पाथ पे फॉलो किया था, है ना, वही पाथ ये इस सिचुएशन में भी फॉलो करेगा। इससे हमें फर्क नहीं पड़ता कि ये बम फट जाए या कुछ भी हो जाए, इसका जो पार्टिकल, इसका जो पार्ट है, मतलब इसका जो दोनों पार्ट है, ये यहाँ पे जा रहा है, एक यहाँ पे जा रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा। फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स बस सेम होना चाहिए, और वो सेम था भी। इतना आप लोग समझ चुके होंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। चलिए अब बस इस पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये टॉपिक मुझे आप लोगों को समझाना था, क्योंकि आप लोग समझ चुके होंगे। अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए इन सब टॉपिक को, इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन भी इस पर ले लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि वही मैं न्यूमेरिकल के फॉर्म में देता, है ना। यहाँ पे कितना डिग्री है, ये 45 डिग्री बन रहा है। 2 kg का मास है ना, 2 kg का मास है, यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा है, और इसको 10 मीटर पर सेकेंड दे दिया गया। इसको कितना दे दिया गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड इसको दे दिया गया। पहले हमने v नॉट दिया था, अब इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड दे दिया गया था। अब ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, मतलब एच मैक्स पे जाके, ये पार्टिकल एच मैक्स पे जाके एक्सप्लोड कर जाता है 2 पार्ट्स में, है ना। 2 पार्ट्स में एक्सप्लोड कर, एक 1 kg के पार्ट, यहाँ पर भी 1 kg में ये पार्ट एक्सप्लोड कर जाता है। एक पार्ट क्या होता है, बेचारा एक पार्ट स्लो डाउन हो जाता है, वो बेचारे को ना जाने का मन नहीं कर रहा था, तो एक पार्ट, एक kg का मास है ना, उसी टॉप मोस्ट पॉइंट से डायरेक्ट नीचे गिर जाता है, डायरेक्ट नीचे गिर जाता है टॉप मोस्ट पॉइंट से, वो इतनी दूरी कवर कर लेता है। और एक kg का ब्लॉक, 1 kg का जो मास था, उसका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो क्या करता है, कुछ इस तरह का पाथ कवर कर लेता है, उसको कुछ इस तरह का डिस्टेंस कवर कर लेता है, वो यहाँ पे जाके गिरता है। हमें ये पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास जहाँ पर पहले था वहीं पर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास जहाँ पे पहले था वहीं पर होगा, इतना पता है। अब हमसे ये कह रहा है, हमसे ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो 1 kg का ब्लॉक है, इसने जो डिस्टेंस कवर किया, इसका इनिशियल पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट से कितना दूरी होगा। इस पॉइंट से दूरी नहीं पूछ रहा है, इसका इस पॉइंट से, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या दूरी होगी। ये जो 1 kg यहाँ पे लैंड किया, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या इनिशियल पॉइंट से कहाँ दूरी होगी, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी दूरी कितनी थी, सेंटर ऑफ मास से लेके यहाँ तक इसकी दूरी थी x, और ये कितनी दूरी होती है, ये होती है r। रेंज क्या होता है, ये r ही तो है, रेंज आपने पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स में, प्रोजेक्टाइल मोशन में। एक इस दूरी को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, इसको बोलते हैं r। तो जाहिर सी बात है, इसका जो इनिशियल पॉइंट से जो इसकी जो दूरी होगी वो होगा r प्लस x, है ना। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये जो डिस्टेंस है, ये 1 kg का ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक गिर गया, वो कितना है, वो r/2। हाईएस्ट पॉइंट से अगर ये नीचे गिरता है तो कितने डिस्टेंस पे गिरेगा, r/2 पे ही गिरेगा ये। तो इसने कितना डिस्टेंस इवेंचुअली कवर किया, r/2 डिस्टेंस इसने इवेंचुअली कवर किया। इसका डिस्टेंस कितना हो गया, r/2, है ना। इसका डिस्टेंस हो गया r/2, है ना। और r कितना होता है, रेंज कितना होता है, रेंज बाद में निकाल लेंगे, पहले ये r/2 ये सब किस्सा देख लेते हैं। अब चलिए, है ना, r/2 डिस्टेंस हो गया। अब मुझे तो डिस्टेंस निकालनी है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं, ये जो सेंटर ऑफ मास है, जब ये m मास का ब्लॉक यहाँ पे, मतलब m मास का पार्टिकल यहाँ पे जब आके गिरा, तो क्या ये सेंटर ऑफ मास 1 मीटर भी शिफ्ट हुआ, ये सेंटर ऑफ मास वहीं पर था जहाँ पर था, तो सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग कितनी हुई, है ना। मतलब जब ये दोनों पार्टिकल अलग अलग जगह पे गिरा, तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ, सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ 0, है ना। मतलब सेंटर ऑफ मास, ये दोनों पार्टिकल कुछ इस तरह से गिरा कि सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हुआ। और अगर सेंटर ऑफ मास का शिफ्टिंग 0 है, शिफ्टिंग 0 है ना, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, इसका मास इंटू इसका डिस्टेंस बराबर हो जाएगा इसका मास इंटू इसका डिस्टेंस, इसका मास इसका डिस्टेंस और इसका मास इसका डिस्टेंस, दोनों इस सेंटर ऑफ मास को बैलेंस कर लेगा, बैलेंस कर लेगा, है ना। तो इसका मास इंटू इसका डिस्टेंस, इसका मास इंटू इसका सेंटर ऑफ मास को अगर बैलेंस कर रहा है, तो हम लोग इक्वेशन यहाँ पे बैठा सकते हैं। सेंटर ऑफ मास बैलेंस हो गया, शिफ्टिंग कितना 0 है, तो m1x1 बराबर m2x2, ये मैंने आप लोग को सेंटर ऑफ मास में बहुत पहले पढ़ा रखा है। m1x1 बराबर m2x2 बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। आज का ये वाला क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूला से बनेगा। m1x1 बराबर m2x2, m1x1 बराबर m1 कितना है, m1 है 1 kg, x1 कितना है r/2 है,
ये यहाँ हाईएस्ट पॉइंट से लेकर कहाँ तक गिरा, यहाँ तक गिरा, तो कितना डिस्टेंस पे गिरा, r/2 डिस्टेंस पे गिरा, r/2 डिस्टेंस पे गिरा, है ना। 1 इंटू r/2 बराबर m2 इंटू x2, m2 क्या है उसका भी 1 kg है, x2 क्या है, x2 हमें निकालना है, x2 बराबर हो जाएगा r/2, कितना हो गया r/2, मतलब x2 भी हमारा r/2 हुआ। अब हमें क्या करना है, r प्लस x करना है ना, कितना है उसका इनिशियल पॉइंट से, ये तो x था, x हमारा निकल गया, कितना हो गया r/2 हो गया। अब हमें r प्लस x r/2 रेंज प्लस x कर देना है, तो हमारा इनिशियल पॉइंट दूरी निकल जाएगा, होगा 3r/2। r कितना, r निकाल लेता है, r में क्या प्रॉब्लम है, r निकाल लेता है, r कितना होता है 2ux uy/g, है ना। 2 इंटू यूएस कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, तो 10 cos 45 डिग्री, 10 है ना, 10 cos 45 डिग्री कितना है, हाँ 10 इंटू कॉस, 10 इंटू 1/√2 होगा 10/√2, इसका है ना ये हो गया, ये vx हो गया, इसका वी कितना हो गया, ये भी 10/√2 हो जाएगा, है ना। वी से है ना, इसका ये कितना हो गया वी ये भी इतना हो जाएगा, तो इसका अब हम लोग रेंज निकाल लेते हैं, है ना। रेंज इसका वी निकल गया और वी भी निकल गया, 10√2 है ना, इतना निकल गया, ये कितना हो गया रेंज हो गया, हाँ रेंज हो गया। रेंज बराबर कितना होता है 2 इंटू यूएक्स, 2 इंटू 10/√2 इंटू 10/√2 बाई 10, ये रूट है ना, बाई जी मतलब 10, ये √2 से ये √2 कट गया, और ये दोनों √2 से ये 2 कट गया, √2 इंटू √2 कितना था 2 था, 2 से 2 कट गया, तो r कितना हो गया, r कितना हो गया 10 इंटू 10/10 दैट इज 10 मीटर, r हो गया 10 मीटर, तो 3r/2 मतलब 3 इंटू 10/2 5 15 मीटर। रेंज कितना 15 मीटर, बहुत ही आसान था, बहुत ही ज़्यादा आसान था, r प्लस x था, बस m1 x1 बराबर m2 x2 कर देना था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस m1 x1 बराबर m2 x2 कर देना था, इस सारे क्वेश्चन में यही करना है। सेंटर ऑफ मास तो इधर ही रहेगा, m1 x1 बराबर m2 x2 कर दीजिएगा, x2 की वैल्यू निकल जाएगी, और r तो हमें पता है कितना होता है, r प्लस x कर दीजिएगा, हो जाएगा, इतना निकल गया 3r/2 दैट इज 15 मीटर। इधर एक और चीज़ नोटिस करने वाली बात है, देखिए इधर इसका भी मास सेम था, इसका भी मास सेम था, तो ये वाली जो दूरी थी, ये वाली दूरी कितनी थी r/2, इस 1 kg वाली की दूरी कितनी थी r/2 थी, और इस 1 kg वाली की दूरी कितनी थी, इसकी दूरी थी r/2। देखिए x2 हमारा कितना निकला था, x2 हमारा कितना निकला था, x2 वो निकला था r/2, मतलब ये वाली दूरी भी r/2 थी, ये वाली दूरी भी r/2 थी, ये दोनों की दूरी सेम थी, मगर कब सेम होगी, जब दोनों का मास सेम होगा, जब दोनों का मास सेम होगा तो दोनों दूरी भी सेम तय करेगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी मास इधर का मास बराबर इधर का मास होता है, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा बीच में रहता है, जब ये वाला इधर का ये वाला मास, इसका भी मास 1 kg, इसका भी मास 1 kg, तो सेंटर ऑफ मास बीच में जाके गिरेगा, तो ये वाले इसका ये जितना दूरी कवर करेगा उतना ही दूरी ये भी कवर करेगा, इसका जितना मास है इसका भी उतना ही मास है ना, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे गिरा, बीच में गिरा, तो ये वाली दूरी, ये वाली दूरी कितनी है r/2, ये कितना डिस्टेंस कवर किया r/2, ये जो जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस ये भी कवर करेगा, उसके बीच में सेंटर ऑफ मास गिरेगा, है ना, तो r/2 दोनों का दूरी कितना गया r/2, तो है ना जब भी मास सेम होगा तो आप लोग समझ जाइएगा, जब भी मास सेम होगा तो ना x2 कितना निकल गया हमारा r/2 निकल गया, हमें m1 x1 बराबर m2 x2 करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा r/2 वैसे ही निकल गया। अगर मास सेम है तब, मास अगर बदला रहेगा तब आप लोग m1 x1 बराबर m2 x2 कर सकते हैं, अगर मास सेम है फिर भी m1 x1 बराबर m2 x2 कर सकते हैं, मगर मैंने आप लोग को एक तरह से बता दिया थी, जनरली मैंने आप लोग को बता दिया कि मास सेम था, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, मास सेम है ना, तो इसका डिस्टेंस बड़ा हो गया इसके डिस्टेंस के, इसका मास इंटू डिस्टेंस भी सेम है, इसके मास इंटू डिस्टेंस के, तो x2 बड़ा कितना हो गया r/2 की हो गया, है ना, और हमें निकालना है इनिशियल पॉइंट से, तो r/2 प्लस r कर देंगे, हो गया। x2 तो हमारा पहले ही पता चल गया, इसका डिस्टेंस हमें पहले पता चल गया, तो इसका भी डिस्टेंस हमें निकालने की जरूरत नहीं है, इसका भी डिस्टेंस हमें पता चल गया, क्यों, क्योंकि इन सबका मास सेम था। अब चलिए अलग मास लेते हैं, अब हम लोग है ना अलग मास ले लेते हैं, हम मासेस क्या लेते हैं, अलग अलग ले लेते हैं, वैसे ही क्वेश्चन बनेगा, आप लोग खुद से बना सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, है ना, क्वेश्चन वैसे ही बनेगा, है ना। अब क्या होता है, यहाँ पे आप 2 kg का मास नहीं है, अब यहाँ पे 3 kg का मास है, 3 kg का मास है, ये है ना हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है, ये 1 kg और 2 kg में एक्सप्लिट हो जाता है, 1 kg और 2 kg में क्या हो जाता है, एक्सप्लिट हो जाता है ना, 1 kg। अब जो एंगल है वो 45 नहीं है, अब 60 दे देते हैं, अलग तरह का क्वेश्चन है, ये 15 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, मास कितना है 3 kg, हाईएस्ट पॉइंट जाके 1 kg और 2 kg में स्प्लिट कर जाता है, ये 1 kg है ना इधर ही स्लो डाउन हो जाता है ना, ये 1 kg इधर ही स्लो डाउन हो जाता है, 1 kg इधर ही गिर जाता है, इसी डिस्टेंस पे, यार डिस्टेंस कितना हो गया 1 kg का डिस्टेंस कितना हो गया r/2, अब 2 kg का डिस्टेंस है, कहाँ से जा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक गिरता
है ना। अब हमें वही निकालना है कि 2 kg का डिस्टेंस कितना होगा इनिशियल पॉइंट से। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह एकदम ही ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम है, बस मास बदल गया है। वही सारा काम करना जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, बस मास बदल गया है, आंसर है ना हमारा निकल जाएगा। प्रोसेस सेम है, बस आंसर अलग होगा। प्रोसेस सेम है तो निकाल दीजिए इसको, है ना। m1x1 बराबर m2x2, m1x1 बराबर m2x2, m2x2, m1 कितना है 1 kg, x1 कितना है r/2, है ना। m2 कितना है 2 kg, m2 कितना है 2 kg, x2 हमें निकालना है ना, x2 हमें निकालना है। तो ये 2 से ये 2 कट गया, है ना। तो x2 बराबर कितना हो गया 8, x2 बराबर कितना हो गया 8 हो गया, x2 बराबर हमारा कितना हो गया 8 हो गया, और x2 बराबर कितना हो गया हमारा, ये जो x हो गया 8 हो गया। अब हमें इनिशियल पॉइंट से निकालना है, ये वाली दूरी हमें निकल गई, ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी है 8, ये वाली दूरी है 8। अब हमें इनिशियल पॉइंट निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होती है 8 होती है, ये भी दूरी कितनी होती है 8 होती है। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालना है, तो सिंपली सी बात है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी को जोड़ देंगे। ये वाली दूरी कितनी निकल गई, यहाँ से सेंटर ऑफ मास लेके यहाँ तक की दूरी कितनी निकल गई 8 निकल गई, और ये वाली दूरी कितनी है 8 है, तो 8 + 8 एंड दैट इज 2r। और r की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा 2ux × ui/g, r का फॉर्मूला होता है ना u² sin 2θ/g, उससे r की वैल्यू निकाल लीजिएगा, आंसर है हमारा 2r। चलिए इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग समझ के चुके होंगे, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होता है, आप लोग इजीली इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मेथड से बस m1x1 बराबर m2x2 r से जोड़ देना, बस इनिशियल पॉइंट से दूरी निकल जाएगा, बस कुछ नहीं है। अब अगले क्वेश्चन है, अब थोड़े अलग तरह के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन को करके इस वाले वीडियो का हम लोग फाइनली एंड कर देंगे, है ना। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का, यहाँ पर भी भाई 3 kg का ब्लॉक है, इसको स्पीड दे दिया जाता है अगेन 15 मीटर पर सेकेंड ना। तो क्वेश्चन थोड़ा हट के है ना। अगेन ये इसका स्पीड दे दिया जाता है 15 मीटर पर सेकेंड, ये 2 kg का पार्टिकल 3 kg का पार्टिकल है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री है। एंगल बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री है ना। यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री है। अब क्या होता है, ये पार्टिकल जाता है हाईएस्ट पॉइंट पे जाके अगेन ये 2 पार्ट में स्प्लिट कर जाता है 1:2 में, है ना। मान लीजिए 1 kg, ये 3 kg का ब्लॉक था, है ना, 3 kg का पार्टिकल था, ये 1 kg और 2 kg में स्प्लिट कर जाता है, और ये जो है ना ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे 1 kg वाला ब्लॉक डायरेक्ट नीचे आने लगता है, डायरेक्ट नीचे आने लगता है 1 kg वाला ब्लॉक, ये डायरेक्ट आने लगता है, नीचे आने लगता है। मगर ये जो 2 kg का जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये है ना आगे बहुत आगे डिस्टेंस कवर कर लेता है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे गिरेगा, वही यहाँ पे ओरिजिनल पैराबोलिक पाथ में गिरता है, लेट से यहाँ पे गिरता है इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ये पार्टिकल इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस नहीं पूछा है, वो तो हमें आता है, वो वाला क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है ना। अब हमसे यहाँ पे पूछा है ये जो 3 kg, ये जो 1 kg का पार्टिकल था, है ना, ये तो डायरेक्ट इधर ही आके, है ना, ये इधर टॉप मोस्ट पॉइंट पे आया, उधर ही वहाँ पे जाके मर गया और डायरेक्ट नीचे आने लगा, तो ये तो नीचे आ गया, है ना। मगर ये 2 kg वाला पार्टिकल है ना इधर गया किसी स्पीड के साथ, मान लीजिए v स्पीड के साथ गया, तो हमसे ये पूछा ये v इसकी स्पीड कितनी होगी, इसका स्पीड हमें फाइनली बताइए कि इसका स्पीड कितना होगा, है ना। इसका स्पीड बताइए 2 kg वाले ब्लॉक का, है ना, हमें क्या बताइए स्पीड बताइए, जब ये यहाँ पे जाके गिरेगा स्पीड हमें क्या निकालना है v निकालना है, मान लीजिए v स्पीड देखिए v निकालना है हमें, तो इसका भी स्पीड निकल जाएगा, है ना। तो देखिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके हमेशा जो वी वाई होता है, जो वी वाई होता है, वी वाई होता है ना वो जीरो हो जाता है, वी वाई हमेशा क्या होता है जीरो हो जाता है ना, वी वाई क्या होता है हमेशा जीरो होगा, ये होता है वी एक्स, है ना। ये वी वाई क्या हो जाता है हमेशा टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाकर जीरो हो जाता है। इस पार्टिकल का जो वी एक्स होगा वो कांस्टेंट रहेगा। वी एस कितना है, वी एस निकाल लेते हैं, चलिए जल्दी से हम लोग वी एस निकाल लेते हैं, वी एस निकाल लेते हैं। वी वाई से हमें कोई मतलब नहीं, वी वाई जाके यहाँ पे क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। देखिए वी वाई जीरो हो जाता है, इसका एक सबूत भी है, देखिए ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे गया, अगर इसका वी वाई की वैल्यू कुछ भी होती तो और ऊपर जाता, मगर ये और ऊपर नहीं गया, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके रुक गया और उल्टा नीचे आने लगा। इसका मतलब यहाँ पे जो इसका वी वाई ऊपर जाने वाला जो वेलोसिटी था वो तो पूरा खत्म हो गया, इसलिए वो और ऊपर नहीं जा पाया, वो बेचारा और उल्टा यहाँ से, ये टॉप मोस्ट पॉइंट था मगर ये और ऊपर नहीं जा पाया क्योंकि इसका वी वाई खत्म हो गया था, इसलिए मजबूरन इसे नीचे जाना पड़ा, नीचे जाना था। अगर इसका वी वाई और होता तो ये और ऊपर जाता, तो टॉप मोस्ट पॉइंट हमें ये साथ साथ बता देता है कि क्योंकि यहाँ पे मेरा वी वाई का फ्यूल खत्म हो गया था इसलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया ऊपर जाना, है ना। मगर वी एक्स है इसका कुछ, तो वी एक्स से तो ये आ गई, है ना। मगर बीच में क्या हुआ, ये टॉप मोस्ट पॉइंट में जाके ये जो 3 के जगह ब्लॉक है ये फट गया। अब क्या हुआ, ये 1 के जगह ब्लॉक है ना इधर ही जाके नीचे गिर गया, है ना। ये 1 के जगह ब्लॉक है ना इधर ही नीचे गिर गया, तो इसका क्या हुआ, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो 1 के जी ब्लॉक का जो बी स्पीड है वो जीरो होगा।
देखिए वन वी वाई तो यहाँ पे 0 हो ही गया था, और इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इसका वी एक्स भी 0 हो गया, इसलिए ये इधर नहीं गया, उल्टा ये इधर ही आने लगा। ये इधर नहीं गया, उल्टा ये क्या आने लगा, इधर ही आने लगा, है ना, उल्टा ये इधर ही आने लगा। तो इतना तो हमें पता चल गया है ना। इसका इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया। 1 kg वाले ब्लॉक का वेलोसिटी कितना हो गया, 1 kg वाले ब्लॉक का वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया। इसका वी वाई यहाँ पे जाके 0 था, मगर इसका वी एस भी 0 था, इसलिए उल्टा आगे नहीं गया, उल्टा वहीं पे जाके रुक गया ना, उल्टा नीचे चला गया। नीचे चला गया, इसको नीचे कौन खींच लिया, एम जी खींच लिया, एम जी नीचे खींच गया, एम जी किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है ना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें ना वेलोसिटी निकालना है इस 2 kg वाले ब्लॉक का, क्योंकि अब इस 2 kg वाले ब्लॉक का कुछ वेलोसिटी होगा तभी ये यहाँ तक गया। मान लीजिए इसका वेलोसिटी है v, तो हम लोग एक्स डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। एक्स डायरेक्शन में हमें मोमेंटम कंजर्व करने आता है, और एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम इजीली कंजर्व कर सकते हैं। क्यों एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम क्यों कर सकते, जब मोमेंटम कंजर्व हो गया एक्स डायरेक्शन में, तो पी आई बराबर पी एक्स पी एफ हो जाएगा। किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा। ये भी किस डायरेक्शन में हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में होगा। अब एक्स डायरेक्शन में ही क्यों होगा, एक्स डायरेक्शन में इसलिए होगा क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जो एक्सटर्नल फोर्स है वो वर्टिकल डायरेक्शन में, वो किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, एम जी लग रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इस बार हम लोग मोमेंटम कंजर्व नहीं करेंगे, हम लोग मोमेंटम कंजर्व करें एक्स डायरेक्शन में, और एक्स ही डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करके हम लोग इसका वेलोसिटी निकालेंगे। किसका वेलोसिटी निकालेंगे, इस 2 kg वाले पार्टिकल का। तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था, इनिशियली तो ये फटा नहीं था, तो इनिशियली इसका मास कितना था, 3 kg था, और इसका स्पीड कितना था, स्पीड निकालना पड़ेगा। स्पीड कितना निकालना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन का स्पीड निकालना पड़ेगा। एक्स डायरेक्शन का इसलिए स्पीड निकालना पड़ेगा क्योंकि मोमेंटम हम लोग एक्स डायरेक्शन में कंजर्व कर रहे हैं, है ना। तो स्पीड हमें निकालना पड़ेगा एक्स डायरेक्शन का, है ना। तो इसका स्पीड एक्स डायरेक्शन का कितना हो जाएगा, 15 इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितना होता है ना, 1/2 हाफ। तो 1/2, तो इसका एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितना हो गया, 15/2। एक्स डायरेक्शन में इसका स्पीड कितना हो गया, 15/2 बराबर होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, इसका तो स्पीड 0 हो गया था, इसका जो मास कितना है 1 kg, इसका स्पीड तो 0 हो गया था, प्लस इसका मास कितना 2 kg, इसका स्पीड हमने क्या मान लिया, v मान लिया। तो 2v बराबर हो गया, 2v बराबर हो गया 3 इंटू 15/2, है ना। v बराबर कितना हो गया, 3 इंटू 15/4, है ना। 45/4, इसे बाद में कैलकुलेट कर लीजिएगा। 45/4 मीटर पर सेकेंड इसका v हो गया, 45/4 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी निकल गई 2 kg ब्लॉक की, जिस वेलोसिटी के साथ ये यहाँ पे पहुँचा था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज का ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा, जितना भी आपको समझना था, है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग को मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप लोग को आज का ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।